guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya, living in Germany with my husband Ravi and with my daughter Anza. So our today's topic depends on what are the general differences between India, Japan और जैसा कि अब हमें जर्मनी में भी 2 years से ज़्यादा होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बाहर एजुकेशन के लिए या फिर आप जॉब या बिजनेस के लिए आते हो, लेकिन आपके लिए आपकी अपनी कंट्री पहले कन्वीनियंट होती है। बट अगर आप बाहर आना चाह रहे हो और आपके पास मान लीजिए इंडिया का भी ऑप्शन है और लकीली आपके पास जापान और जर्मनी का भी ऑप्शन है, तो आप कौन सी कंट्री चूज करना चाहोगे? तो बिसाइड्स बीइंग इंफॉर्मेटिव, ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर होने वाली है। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे पॉइंट से, जो कि है अकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन के अंदर मैं सबसे पहले अपनी कंट्री इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ऑब्वियसली आपको हर फैसिलिटी के अकॉर्डिंग फ्लैट है, जैसे कि हाउसेस हैं, आपके हॉस्टल्स हैं, आपको सब मिल जाते हैं। और मतलब वो आपको ब्रोकर्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। और आप ऑब्वियसली जो सोशल हमारा ग्रुप है वहाँ से भी, उस जरिए से भी आपको मालूम होता है कि हाँ इस जगह पे यहाँ पे ये फ्लैट या अपार्टमेंट खाली है। और उसके साथ साथ लोग टू लेट का बोर्ड भी लगा देते हैं बाहर। तो इस तरीके के ऑप्शंस के साथ आपको वहाँ पे घर मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान और जर्मनी से, तो ऑब्वियसली रेंट कम है इंडिया में। और साथ ही साथ आपको इंडिया के घरों में काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है रहने के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जापान की, तो वाकई हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है जापान का। और जापान में हम यूआर हाउस में जब रहते थे, क्योंकि वहाँ पे यूआर हाउस के थ्रू आपको जो अपार्टमेंट्स मिलते हैं, मोस्टली वहाँ पर अपार्टमेंट्स ही आपको मिलेंगे। तो अपार्टमेंट्स जो आपको मिलते हैं उसमें आपको यूआर हाउस फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि वो बीच बीच में आपका वाटर है और आपका जो गैस चिमनी है वो सब चेक करके अगर कुछ उनको नीडेड लगता है तो वो चेंज भी करते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और घर में इतनी क्लीननेस रहती है जब आप रहने जाते हो कि आप डायरेक्ट सामान रखो और रह सकते हो। और उसके साथ साथ जापान में ऑब्वियसली रेंट इंडिया के कंपैरिजन में हाई है, बट फैसिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग है। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि जब फैसिलिटी लोगे तो आपको खुद लगेगा कि प्राइस वहां के अकॉर्डिंग, वहां के प्राइस ठीक है, बट इंडिया से कंपेयर करोगे तो ज्यादा है। जापान में जो टोक्यो मेन सिटी है, टोक्यो स्टेशन के जैसे आसपास उस मेन सिटी में अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो ऑब्वियसली उसके जो रेंट होंगे वो हाई होगा। और क्योंकि जैसे हम रहते थे तो मतलब टोक्यो सिटी के पास का ही एक प्रीफेक्चर था, वहां हम रह रहे थे, तो वहां के कंपेरिजन में रेंट थोड़ा लो था। अब इसी तरीके से जैसे इंडिया में आप मुंबई में या दिल्ली में या बैंगलोर चले जाओ तो वहाँ उन सिटीज़ में आपको बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में रेंट हाई मिलेगा। और इसके बाद मैं बात करती हूँ अगर जर्मनी की, तो जर्मनी में आपको एरिया वाइज जो आपको अपार्टमेंट फ्लैट या हाउसेस वगैरह मिलेंगे वो आपको वैसे ही बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हाउसेस वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया और जापान से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली यहाँ का जो रेंट है वो हाई है, जापान से भी हाई है यहाँ का रेंट। बट जापान में जैसे ऑलरेडी मैं वो पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ कि वहाँ पर उसी हिसाब से फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन कैसा है। अगर कंस्ट्रक्शन नया है तो उस हिसाब से आपको सारी फैसिलिटी मिल रही, क्लीननेस मिल रही है। अगर हो सकता है कि कुछ टाइम पहले बना है, जैसे कि जहां हम रह रहे हैं वो काफी पुराना है, मतलब काफी टाइम पहले का बना हुआ है, लेकिन वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उसको रखते हैं या कैसे वो अपने टेनेंट के साथ डील करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो जो लोग रहने आते हैं, हम लोग भी क्लीनेस रखते हैं और लोग भी क्लीनेस रखते होंगे तभी घर इतना अच्छा मेंटेन है। और ओनर भी ध्यान देते होंगे तो उस हिसाब से मेंटेन है। तो ये डिपेंड करता है ओनर पे भी, और ये डिपेंड करता है लोकेशन पर भी, डिपेंड करता है अपार्टमेंट्स में भी। जैसा मैंने बताया, अगर नया बना है या कुछ टाइम पहले का बना है, जैसे कि बहुत अगर पुराना बना है तो ऑब्वियसली उतना मेंटेनेंस फिर नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एरिया वाइज तो अच्छा मिलेगा, बड़े मिलेंगे, सीलिंग भी हाई मिल जाती है, बहुत हाई नहीं कहीं कहीं लेकिन हाई रहती है। हम भी जहाँ पर अभी रह रहे हैं, अपना मेरा जो अभी सिटी है मॉन्शनग्लैडबैक, तो वहाँ पर हम मोर देन 1 लाख के अराउंड पे करते हैं पर मंथ। तो इस टाइप का सीन है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी, लेकिन जैसे आप म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है और बर्लिन है, ऑब्वियसली इन सिटीज में आपको रेंट हाई मिलेंगे। तो इस टाइप का सिनेरियो है आपका इंडिया में, जापान में और जर्मनी में। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सैलरी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हर फील्ड में सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी
अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ इंडिया का जापान और जर्मनी से, सो इज स्टिल लोअर इन एवरेज सैलरी अमंग थ्री। सो मतलब अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हम बाहर जाके ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं तो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के बाहर भी आते हैं। और लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि बाहर आने के बाद भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, कितना आपका क्या एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज मतलब रहता है। अब मैं बात करूंगी जापान की। जापान में लोग वर्कaholic होते हैं और जापान की सैलरी इंडिया की सैलरी से हाई है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी की सैलरी जापान की सैलरी से हाई है। और जर्मनी में लोग लिमिटेड आवर्स वर्क करते हैं, जैसे कि पर डे 8 आवर्स अराउंड जॉब करते हैं और वीक में 5 डेज ही वर्क करते हैं। तो इतना टाइम पीरियड और भी कंट्रीज में है, लेकिन यहाँ के लोग इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको कोई प्रेशराइज करता भी है ओवर देन 8 आवर्स वर्क करने के लिए समथिंग लाइक दैट, तो आप इसके लिए कोर्ट जाके लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो इस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पर, तो इसलिए लोग स्ट्रिक्ट हैं टाइमिंग को लेके और कोई भी किसी को प्रेशराइज नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें लोग मतलब बहुत ही अच्छे से फॉलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की सैलरी हाई है, सैलरी हाई है तो टैक्स भी हाई है। क्योंकि सुने ऑब्वियसली आप किसी की सैलरी सुनते होगे, ईयरली पैकेज सुनते होगे, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि इस बंदे का फॉरेन में ये पैकेज है, जर्मनी में या स्टिल जापान में भी। क्योंकि जापान में भी लोग टैक्स पे करते हैं, यहाँ पे भी टैक्स पे करते हैं, पर यहाँ पर लोग टैक्स ज्यादा पे करते हैं। तो ज्यादा सैलरी ज्यादा टैक्स, कितना परसेंट आप टैक्स पे कर रहे हो, फिर कितनी आपकी सेविंग हो रही है, तो ये डिपेंड करता है फिर उस अकॉर्डिंग कि आप कितना सेविंग कर पा रहे हो। टैक्स कटने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो मैटर करती है। ये मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया, लेकिन हो सकता है कि किसी फील्ड में जापान से ज्यादा इंडिया में सैलरी हो। तो ये डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस और फिर आप कहाँ जॉब कर रहे हो। तो ये सारा मतलब एक आइडिया मैंने आपको ओवरऑल दे दिया। बारिश भी होने लगी, लेकिन हम अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे आज ही। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन या फिर एडुकेशन व्हाटएवर। जैसे कि मैं अगर इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में स्कूल्स के अकॉर्डिंग, उनके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट देखना होता है, बजट डिसाइड करना होता है कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप किस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिला सकते हो। प्राइवेट स्कूल के भी ऑप्शंस होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के भी ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस स्कूल की आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, कौन से स्कूल की कैसी एजुकेशन क्वालिटी है। तो ये सब आप पर मैटर करता है कि आपको फाइनली मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा स्कूल डिसाइड करना है। इंडिया से जर्मनी और जापान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यूनिक है। और जापान में जैसा कि आपका बच्चा अगर वहीं पे बॉर्न हुआ है या फिर बच्चा छोटा है, आप वहीं से उसकी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो जापानीज स्कूल का ऑप्शन ही बहुत अच्छा है। लेकिन जापानीज स्कूल के साथ साथ वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन उनकी फीस हाई होती है। तो वही सिनेरियो यहाँ जर्मनी में भी है, लेकिन जर्मनी में ये है कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सिखाई जाती है। लेकिन जापानीज स्कूल में इंग्लिश को सपोर्ट मतलब बहुत कम करते हैं, मतलब वहाँ पे इंग्लिश लर्निंग के लिए ऑप्शन कम या कह सकती हूँ नहीं है। इसलिए लोग मोस्टली जो जापान में वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं, या फिर वही जैसे मैंने बोला कि बच्चा या फिर वहाँ पे बॉर्न किया हो, उस पूरे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो सकता है। आप शुरू से ही उसको वो लैंग्वेज दे रहे हो तो वो बेटर ऑप्शन है फिर कि आप जापानीज स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। अदरवाइज इंटरनेशनल स्कूल का तो ऑप्शन है ही है। जर्मनी में तो ऑप्शन अच्छा है ही है कि आप जर्मन स्कूल्स में बच्चों को स्टडी करा सकते हो और वो लोग इंग्लिश भी साथ साथ आपको सिखाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी ऑप्शंस है, आप इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को भेज सकते हो। सो जापानीज स्कूल और जर्मन स्कूल का फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, लेकिन वहीं पर इंडिया में आपको अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज। हमारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे रीजन है और अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इंग्लिश को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं आपकी बात को। जैसे बड़ी कंपनीज में भी, और जो बड़े बड़े जो सिटीज हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, मतलब मोस्टली आपको इंग्लिश में बात करते लोग मिल जाएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करूँ जापान, तो जापान में लोग अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस सबसे पहले और पूरी तरह से देते हैं। वहां पर अगर आप रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए सेटल होना चाहते हो, तो आपको जापानीज सीखना मतलब मस्ट हो जाता है। इसीलिए हमने भी वहां पर रहते हुए जापानीज स्टार्ट कर दी थी सीखना। इसीलिए वहां पर जो पर्टिकुलर जापानीज कंपनीज हैं
वो आपसे जापानीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल हैं जो इंग्लिश को भी सपोर्ट करती है, बट ऐसी कंपनीज बहुत कम है जापान के अंदर। या तो आप लकी हो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और नहीं तो आपको जापानीज लैंग्वेज के साथ तैयार होना पड़ता है, फिर आप इंटरव्यूज वगैरह देते हो और वो जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं जापानीज लैंग्वेज के वो भी आप लगाते हो। तो मतलब ये प्रोसेस वहां पर रहता है। अब मैं बात करूंगी जर्मनी। जर्मनी में 50% लोग इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं और समझ के वो आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो आपका कॉन्वर्सेशन काफी बेटर हो जाता है जापान की कंपैरिजन में। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को यहाँ पर भी बच्चों को सिखाते हैं, तो इसलिए इन लोगों की इंग्लिश बेटर होती है। बट यहाँ पर भी जर्मन जो है वो अपनी लैंग्वेज को ऑब्वियसली प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि आप ऑफिशियली बात करो, कि ऑफिशियली अगर आप कहीं भी किसी ऑफिस में या कहीं भी जाकर बात करते हो ऑफिशियली, तो वहां पर जर्मन मस्ट हो जाती है। और फिर कहीं भी अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है या अच्छे से आपको सेटल होना है और आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अब मैं बात करूंगी सोशल लाइफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एक लाइफ का हिस्सा है सोशल लाइफ। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अपन पसंद करते हैं लोगों से, मतलब फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, मतलब हमारा एक ग्रुप सर्कल होता है और हम जल्दी मतलब ऑफिशियली लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत पसंद होता है हम घरों में लोगों का वेलकम करें, फैमिली मेंबर्स, मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो मेहमान नवाजी भी बहुत होती है। इंडिया में रिलीजियस इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, मैरिजेस वगैरह में, मतलब इन जगहों पर लोगों की काफी गैदरिंग होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ ओवरऑल कि इंडिया का जो सोशल लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग है, और फिर हम वहीं से बिलोंग करते हैं तो हमारा कॉन्वर्सेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और वैसे भी हम बहुत पसंद करते हैं, मिलनसार लोग हैं। वहीं पे जापान में लोग ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन सोशल लाइफ में ये लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही हम्बल बात करते हैं लोगों से। और फॉरेनर्स के लिए आप कह सकते हो थोड़ा सा शाय या इंट्रोवर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। और वही जर्मन्स के लिए आपने सुना होगा कि जर्मन बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं और जर्मन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इनके एटमॉस्फेयर में आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो, क्योंकि ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं, तो आप इनसे कन्वर्सेट कर सकते हो। लेकिन जब आपके फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं ना, तो वो भी आपको यही गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर रह के जर्मन सीखना शुरू करो, जैसे हमें भी हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ कुछ तो स्टार्ट कर दिया है, और जो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया तो उन्हें भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ का सोशल लाइफ ये भी एक रीजन है लैंग्वेज का, जिसके लिए मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है। लोग ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह बना सकते हैं, सोशल लाइफ को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, लोनली नहीं फील करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग शाय भी नहीं होते हैं। और जैसा कि जर्मनी में इस समय फुटबॉल मैच का बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, यूरो कप के मैचेस हो रहे हैं, तो लोग यहाँ के बहुत ही क्रेजी है फुटबॉल मैच को लेके। स्टेडियम वगैरह में बहुत गैदरिंग होती है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में बहुत इंगेज रहते हैं, उनको वो एक एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पे, उनके एजेस के और भी बच्चे होते हैं, और कहीं पे भी आप गैदरिंग करते हो इतने सारे लोग, तो वहाँ पे भी एक आपका ग्रुप सर्कल बनता है और सोशल लाइफ हमारी बहुत अच्छी होती है।